थे कि सबको विराम शुरू करें? मनीष सर क्यों लेट है? शुरू करें? मनीष सर, हाँ मनीष सर शुरू किया जाए। हो गया मनीष सर, शुरू किया जाए। मनीष सर हेलो। नमस्कार। आज ये जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी का संगीत एवं समाज कार्य विभाग आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का जो विषय है शोध प्रविधि एवं आंकड़ों का विश्लेषण, यह एक ऐसा विषय है जो कि आजकल हर एक शोधार्थी या विद्यार्थी या जो कहे कि जो शिक्षक और जो भी आगे आने वाले रिसर्च स्कॉलर सबके लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय को चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि हमें लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें कि एक अगर कार्यशाला एक सप्ताह का किया जाए तो यह बहुत ही लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होगा और जो प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग करेंगे उनके लिए बहुत कुछ जानने को होगा, बहुत कुछ सीखने को होगा। हमने इस कार्यशाला को 2 भागों में बांटा है। जो पहला भाग है वो थ्योरी पर आधारित होगा और दूसरा भाग पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें कि आप डेटा या आंकड़ों का विश्लेषण कैसे करते हैं आज की आधुनिक तकनीक के माध्यम से, उसके विषय में बताया जाएगा और तमाम और भी कई टूल्स होंगे जिसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत कुलाधिपति श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी से अनुमति चाहूंगा कि कार्यक्रम को हम शुरू कर सकें। हेलो, आवाज आ रही है? गुरु जी शुरू करें? हाँ शुरू करिए जी। तो मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूं? एक मिनट गुरु जी। कार्यक्रम जैसा कि हमारी संस्कृति है जिसमें किसी भी कार्यक्रम को हम शुरू करने से पहले हम माँ शारदा को नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सर्वप्रथम संगीत विभाग की आचार्य डॉक्टर ज्योति विश्वकर्मा मैम से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना प्रारंभ करें। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी। माँ हेरापाड़ी को प्रणाम करते हुए, पितृजनों गुरुजनों को प्रणाम करते हुए ये माँ सरस्वती की वंदना, माँ हेरापाड़ी की वंदना आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मातः सरस्वती जननी जय जगदम्ब जय जय शारदे वरदे वराणे प्रदेवी हे अम्ब मंगल शारदे मातः सरस्वती जननी जय। थोड़ा और ऊपर से गाओ। वीणा वीतवय नासने हंसासने कमलासने हंसासने कमलासने हर
तिमिरं शुभे श्रुतिशास्त्र सागर पार दे मातः सरस्वती जननी जय। ओ शुक्लांबरे श्रुति निर्भरे वात्सल्य दूरीय दूरंदरे दूरंदरे करुणा जने जननी विज्ञान विमल विचार दे मातः सरस्वती जननी जय। ओ वल्लकी वादय भारते भारती विष्णु विभारते भारती विष्णु विभारते पायय शिशु विद्यासुधां गिरिधर विवेक विशारदे पायय शिशु विद्यासुधां गुरुवर विवेक विशारदे मातः सरस्वती जननी जय। जगदम्ब जय जय शारदे वरदे वरादि प्रदीनो हे अम्ब मंगल शारदे मातः सरस्वती जननी जय। जगदम्ब जय जय शारदे जगदम्ब जय जय शारदे जगदम्ब जय जय शारदे। धन्यवाद ज्योति मैम। थैंक यू। अब यह जो सरस्वती वंदना जो अभी प्रस्तुत की गई, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यह सरस्वती वंदना जो हमारे विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत कुलाधिपति जी के द्वारा लिखी गई है। और इसके वंदना में जो शब्द हैं, जो भी एक एक शब्द जब गाया जाता है, जब सुना जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कुछ एक अजब सी अनुभूति होती है। और माँ सरस्वती से सीधे वंदना और प्रार्थना के एक एक शब्द जो है वो पूरा ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती से जुड़ रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये बहुत इतनी सुंदर वंदना लिखी हुई है गुरु जी ने। और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत की कड़ी में सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत कुलाधिपति श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और तत्पश्चात विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रोफेसर योगेश चंद्र दुबे सर का मैं स्वागत करता हूं। हमारे कई और भी बहुत सारे जो अतिथिगण, जिनमें प्रोफेसर रवि शर्मा सर और अन्य कई अतिथि जो जुड़ रहे हैं और जगहों से, विभिन्न जो देश के अलग अलग कोनों से, उन सब का मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हमारे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण एवं कर्मचारी। साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं
जो आज हमसे जो प्रतिभागी जुड़ रहे हैं, जो इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सबका मैं वाणी से और एवं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं डॉक्टर ज्योति विश्वकर्मा मैम से अनुरोध करूंगा कि वे कार्यक्रम का संचालन करें एवं कार्यशाला के प्रथम वक्ता जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करें। डॉक्टर ज्योति मैम। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? जी मैम, जी मैम, आवाज आ रही है। हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति जगत गुरु जी रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणति निवेदित करते हुए आपका परिचय आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ऐसे आप परिचय से परे हैं, आपका परिचय विराट है, आपका व्यक्तित्व विराट है, फिर भी आप जो नए पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जो नए पर्सन्स यहाँ जुड़े हैं, उन सबके जानकारी के लिए मैं आपका परिचय आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जगत गुरु जी का जन्म जौनपुर जनपद के सारणी खुर्द ब्रैकेट में सचीपुरम नामक ग्राम में हुआ। इनकी पूजनीय माता जी का नाम स्वर्गीय श्रीमती सची देवी है। पूज्य पिताजी का नाम, इनका जन्म मैं पूरा बता दूं, जन्म इनका हुआ है सन 1950 में मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के प्रथम प्रहरी रात्रि बेला में हुई है इनका जन्म हुआ है, इनका आविर्भाव हुआ है। इनके माताजी का नाम मैंने बता ही दिया, स्वर्गीय श्रीमती सची देवी मिश्र जी। पूज्य पिता पंडित स्वर्गीय राजदेव जी मिश्र हैं। इन्होंने ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्य, इनका बृहद पुरस्कार है पद्म विभूषण। हमारे जगत गुरु जी, हमारे जो विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति जी हैं, वो पद्म विभूषण से अलंकृत हैं और इनको कई ऐसे छोटे या बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। हो चाहे वो इनकी स्वर्ण सर्वप्रथम अंक से प्राप्त किया है और इनको कई स्वर्ण पदक भी मिले हैं। और इन्होंने विकलांगों के उज्जवल भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इन्होंने तुलसी प्रज्ञाचक्षु बधिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की और तत्पश्चात आगे की शिक्षा के लिए BA MA PhD की शिक्षा के लिए गुरुजी ने ये जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। और इन्होंने कई शोध ग्रंथ लिखे, भाष्य ग्रंथ लिखे। इनकी कई रचनाएं हैं, कुल रचनाएं 212 हैं इनकी। कई खंड काव्य हैं, नाटक काव्य हैं, स्तोत्र काव्य हैं, गीत काव्य हैं। और सबसे बड़ी प्रतिभा इनकी है कि ये स्वयं तत्काल रचना करते हैं मंच में, और इनको संगीत से बहुत प्रेम है। इन्होंने ये अपनी कथाओं के माध्यम से, आपश्री अपनी कथाओं के माध्यम से तत्काल रागों में चौपाइयों को स्वरलिपिबद्ध तालबद्ध करके, स्वरबद्ध करके रचना कर कथाओं में आप भजनों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और बाकी इनका परिचय विराट है, गागर में सागर भरने के समान है, सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए हम सब गुरुजी के व्याख्यान को सुने, उनका श्रवण करें और हम सब लाभान्वित हो। हमारा गुरुजी, आपसे निवेदन है, हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग जगत गुरु जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के संगीत की प्रभारी
और मेरी ही शोधक छात्रा आयुष्मती डॉक्टर ज्योति जी एवं समाज शास्त्र विभाग में प्राध्यापक आयुष्मान मनीष जी, सभी प्रतिभागियों, आज जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के तत्वावधान में समायोजित हो रही 7 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन पर मैं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। मित्रों और बहनों, जब शोधक प्रविधि की चर्चा होती है और आंकड़ों के विश्लेषण की चर्चा होती है, तब एक बात मन में अवश्य गूंजती है, क्या है शोधक प्रविधि, क्या है आंकड़ों का विश्लेषण। क्योंकि मैं स्वयं शोधक छात्र था, मैंने पीएचडी और डीलिट दोनों की, और मेरा डीलिट का थीसिस ग्रंथ लगभग 2000 पृष्ठों में है, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो शोधक प्रविधि में मैं जैसा सोचता हूं, शोध की प्रविधि, शोध क्या है, मेरी दृष्टि में जिस विषय में छात्र ने स्नातकोत्तर किया है, उसी विषय के अंतर्गत छिपे हुए गंभीर सिद्धांतों का समुन्मेषण ही शोध है। इसे मान लीजिए किसी ने संगीत में स्नातकोत्तर किया है, अब उसे शोध करना है संगीत में, संगीत के गहनतम विषयों को जनता के समक्ष उद्घाटित करके अपनी प्रस्तुति करनी है। बहुत से विषय हैं संगीत के जिनमें शोध करना अपेक्षित है, जैसे रागों का वर्गीकरण और उनमें स्वरों का संयोजन, किस स्वर के संयोग से कौन सा राग बनेगा, किस स्वर के संयोग से कौन सा राग बनेगा, इस शोध का विषय है। जैसे आशावरी और जौनपुरी में बहुत कम अंतर है, यहाँ स्वरों का संयोजन हमें देखना पड़ेगा, और यह भी देखना पड़ेगा कि अमुक स्वर के संयोग से अमुक राग ही क्यों बना। यही है शोधक प्रविधि। इसी प्रकार समाज, मान लीजिए समाज शास्त्र में किसी को शोध करना है, तो समाज की व्याख्या भारतीय दर्शन में कैसे की गई, किसे कहते हैं समाज, भगवान पाणिनि तो कहते हैं समझः पशु संघयोः, पशुओं के समूह को समझ कहते हैं और मानवों के समूह को समाज कहते हैं। अर्थात पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठकर सात्विक भाव से संपन्न प्रत्युत्पन्न लोगों के समूह को समाज कहते हैं। कभी कभी समाज
पशुओं का भी होता है। इसका अर्थ है कि समाज शब्द शरीर सापेक्ष नहीं है, प्रवृत्ति सापेक्ष है। यदि पशु भी पशु प्रवृत्ति को छोड़कर मानवीय प्रवृत्ति को अपना लेता है तो उसके समूह को भी समाज कहते हैं। जैसे रामचरितमानस के बालकांड के 18वें दोहे की प्रथम पंक्ति में गोस्वामी जी ने कहा, कपपति रीछ ने साचर राजा, अंग दाद जे की समाज। इस उपब्रह्मण का इतना ही तात्पर्य समझना चाहिए कि हम चाहे जिस विषय में चर्चा कर रहे हों, उसमें छिपे हुए गंभीर रहस्यों को भाषा एवं परिभाषाओं में निबद्ध करना ही शोध की प्रविधि है। मैंने इस शब्द का प्रयोग बहुत जानबूझकर किया है। यदि मैं कहूं केवल भाषाबद्ध कर दिया जाए तब तो वह अनुवाद होगा, और परिभाषाबद्ध करने पर जब तक हम भाषा का अवलंबन नहीं लेंगे तब तक विषय किसी को समझ में आएगा नहीं। इसलिए मैं इस 90तम व्याख्या से पूर्ण सहमत हूं कि पुस्तकों में तिरोहित गंभीरतम सिद्धांतों को भाषा एवं परिभाषा में निबद्ध करने की प्रक्रिया का ही नाम है शोध प्रविधि। यह परंपरा भारत की अनादिकालीन परंपरा है। भिन्न भिन्न ग्रंथों के शोध होते रहे हैं भारत में। पाश्चात्यों ने तो शोध का प्रारंभ टी.एस. इलियट से किया और उसी को उन्होंने समालोचना का विधाता मान लिया और समालोचकों का सिरमौर मान लिया। परंतु हमारे यहाँ तो वैदिक काल से शोध प्रविधि की परंपरा चली आ रही। हम वैदिक काल से आंकड़ों का विश्लेषण करते आ रहे हैं। वैदिक मंत्रों का विश्लेषण करते हुए हमने कह दिया कि हमारे यहाँ वर्तमान में कम से कम 25,000 मंत्र उपलब्ध हो रहे हैं। यद्यपि यह दौर्भाग्य ही कहा जाए कि तक्षशिला एवं नालंदा के पुस्तकालय में हमारी बहुत सी पुस्तकों को जला दिया गया, भस्मसात किया गया, अतः हमारी बहुत सी धरोहर अग्नि के मुख में चली गई। फिर भी जितनी बची है वह पर्याप्त है। और हमारे यहाँ शोध प्रविधि में 2 परंपराएं मानी गई, उद्धरण की और उदाहरण की। यदि मैं ये कहूं शोध प्रविधि का उद्धरण आत्म तत्व है और उदाहरण प्राण तत्व है तो अतिरंजना नहीं समझनी चाहिए। शोध में उद्धरण भी आवश्यक है और उदाहरण भी, और उद्धरण और उदाहरणों के सामंजस्य को ही आज की भाषा में आंकड़ा कहा जा रहा है। इसलिए
शोध प्रविधि में आंकड़ों का विश्लेषण बहुत आवश्यक है। हम शोध प्रविधि का जब प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मैंने तो शोध किए हैं, मैं ये मानता हूं शोध प्रविधि का सर्वस्व होता है प्रारूप, जिसको अंग्रेजी में थीसिस कहते हैं, सिनॉप्सिस कहते हैं, सिनॉप्सिस कहते हैं। यदि प्रारूप सुंदर हो तब शोध प्रबंध सुंदर होता है, और प्रारूप का बनाना ही शोध प्रबंध का कौशल होता है। इसलिए शोधक छात्रों को श्रम करके प्रारूप बनाने चाहिए। आजकल हो ये रहा है, लोग केवल कालक्षेप के लिए शोध करते हैं, भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो चलो भाई ये भी कर लिया जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं एक नई बात कहूं, क्योंकि मेरा स्वभाव रहा है निरंतर नया नया सोचने का। मैंने किसी का कभी न तो अनुकरण किया है न अनुसरण किया है। देखिए, यह तो शाश्वत सत्य है, शोध प्रबंध को जितना भी समय हम दे सकें वो कम है। शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, पर रिसर्च शब्द भी ये हमारे संस्कृत का ही है। ऋषि अर्चा को बिगड़ कर रिसर्च बन गया, अर्थात जहां हम अपनी प्रतिभा के मंदिर में ज्ञान को पधराकर विचार के पुष्पों से उसका समर्चन करते हैं, वही रिसर्च बन जाता है। इसलिए दोनों शब्द प्रायशः एक दूसरे के पूरक हैं, शोध प्रविधि और आंकड़ों का विश्लेषण। मैंने स्वयं ने जब पीएचडी का शोध प्रस्तुत किया था, उस समय मैं स्वयं जेआरएफ था। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 13 दिनों में वह शोध प्रबंध मैंने प्रस्तुत किया था, और इतने नए विचार प्रस्तुत किए थे। अध्यात्म रामायणे अपाणनीय प्रयोगाणाम विमर्शाः। सब लोग कहते रहे कि अध्यात्म रामायण में पाणिनि के विरुद्ध प्रयोग है, पर मैंने शोध जब किया तो मुझे यह सिद्धांत उपलब्ध हुआ कि एक भी शब्द अध्यात्म रामायण का पाणिनि के विरुद्ध नहीं है। कुछ लोगों ने ये कहा कि गुरु जी, आपका शोध प्रबंध रिसर्च नहीं तो सर्च है। जो भी हो, चाहे रिसर्च कहिए चाहे सर्च कहिए। और सर्च इसलिए कहा होगा उन लोगों ने कि जो आप आज तक किसी ने नहीं कहा, किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया, उन रहस्यों को हमने परिभाषाबद्ध और भाषाबद्ध किया, इसे उसे लोगों ने सर्च कह दिया। रिसर्च को अंग्रेजी में थीसिस कहते हैं और सर्च को इंथीसिस कहते हैं। हमने लिखी तो इंथीसिस, पर पढ़ी गई थीसिस कोई बात नहीं। मैं प्रतिभागियों और शोधक छात्रों, शोधक छात्राओं और अपनी बहुत ही लाडली शोधक छात्रा आयुष्मती ज्योति और हमारे दृष्टिबाधितों में बहुत सक्रिय काम कार्य करने वाले आयुष्मान मनीष से मैं यही कहूंगा कि परिभाषा एवं भाषा का जो समन्वित रूप होता है वही शोधक प्रविधि होती है, क्योंकि बिना परिभाषा के होती
भास्वरता लाने के लिए परिभाषा आवश्यक होती है, और परिभाषा के लिए जीवन में वैचारिक सुस्थिरता आवश्यक होती है। जब तक व्यक्ति वैचारिक सुस्थिरता प्रस्तुत नहीं करता, तब तक वह किसी भी सिद्धांत की परिभाषा नहीं बना सकता। हमारे यहाँ पाणिनीय सूत्र में जहां 6 विभाग किए गए, वहां परिभाषा सूत्र स्वतंत्र एक विभाग बन गया। पाणिनि ने परिभाषा सूत्रों की रचना की। इसके पश्चात कात्यायन और पतंजलि ने भी भिन्न भिन्न परिभाषाएं लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि शोध को निबंध कहते हैं अथवा प्रबंध कहते हैं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत मंजुल मातन होती। पर एक बात का उन्होंने प्रतिबंध लगाया कि शोध को कभी भी व्यावसायिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जब तक हम शोध में आध्यवसायिक दृष्टि का सन्निवेश नहीं करेंगे, तब तक शोध प्रबंध को हम न्याय भी नहीं दे सकेंगे। इसे उन्होंने कहा, शोध का आंकड़ों का विश्लेषण गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछे। वे रामचरितमानस को शोध प्रबंध मानते हैं और अपनी शोध प्रविधि का प्रस्ताव करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम कहां कहां से आंकड़े इकट्ठे करेंगे, उनका कैसे विश्लेषण होगा। कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत मंजुल मातन होती। इस श्लोक में तुलसी हर्षवर्धन गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही साथ दोनों की परिभाषा बता दी। आंकड़े किसे कहते हैं और शोध प्रविधि किसे कहते हैं। शोध प्रविधि का प्रयोजन क्या हो सकता है? क्या जीविका की प्राप्ति? यदि जीविका की प्राप्ति प्रयोजन है, तब तो शोध प्रविधि नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जीविका का साधन नहीं है, ये तो स्वांत सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए होता है। अतः मुझे तो लगता है कि अपने वैचारिक पुष्पों से ज्ञान के आलोक में प्रतिभा की समर्चना ही शोध प्रविधि है। और आंकड़े कहां कहां से इकट्ठे किए जाएं, भारतीय शोध प्रबंध में उन्होंने कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। अष्टादश पुराण ही उन्होंने नहीं कहा, यही तो शोध की विशेषता है। जहां कुछ नया न हो वो शोध हो ही नहीं सकता। शोध वो होता है जो आप आमर विद्वज्जन को प्रबोध का उपहार प्रदान करता है। इसलिए वहां नवीनता आवश्यक होती है और अपेक्षित भी। और रमणीयता का पारिभाषिक रूप भी यही है, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। जहां नवीनता होती है वहीं रमणीयता होती है। जहां प्राचीनता होती है वहां रमणीयता हो ही नहीं सकती। जो जो प्राचीनता होती है तो वृद्धता बढ़ती जाती है। अब वृद्धता में कभी रमणीयता नहीं होती। रमणीयता का तात्पर्य यौवन से होता है। इसलिए शोध प्रविधि के समय यह विचार करना ही आवश्यक होगा, हम प्रारूप कैसे बना रहे हैं। यदि हमारा प्रारूप
समीचीन नहीं है तो हम शोध कर भी नहीं सकेंगे। इसलिए प्रथम कसौटी है शोध प्रबंध की प्रारूप का निर्माण, और द्वितीय कसौटी है सही सही आंकड़ों को इकट्ठा करना, और तृतीय प्रविधि है उदाहरणों के साथ उदाहरणों का सामंजस्य। इसलिए आज की कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मैं इतना ही निवेदन करना अभिक्षित मान रहा हूं कि अब हमने 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर दिया है और भारत बहुत अंशों में स्वतंत्र हो चुका है। 73 वर्ष पहले भौगोलिक दृष्टि से स्वतंत्र हुआ था, अब वह सांस्कृतिक दृष्टि से भी स्वतंत्र हो चुका है और सामाजिक दृष्टि से भी अब हमें 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करते हुए शोध प्रविधि में गंभीर विचारों के साथ प्रारूप बनाना चाहिए और प्रारूप बनाकर उसी प्रारूप के आधार पर परिभाषाओं के साथ अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब तक परिभाषा नहीं होगी तब तक भाषा में भास्वरता नहीं आएगी, और जब तक भाषा में भास्वरता नहीं आएगी तब तक शोध प्रबंध में अर्थवत्ता भी नहीं आएगी। इसे चाहे वो संगीत हो या समाज शास्त्र हो या अन्य विषय हो, प्रत्येक शोधार्थी के लिए 3 कर्तव्य अनिवार्य हो जाएंगे। उसे बहुत उसके उदाहरण बहुत ही तार्किक होने चाहिए, उदाहरण बहुत प्रामाणिक होने चाहिए, और दोनों के सामंजस्य से हमारा जो आंकड़ों का विश्लेषण होगा वह भी वैज्ञानिक, तार्किक, शास्त्रीय एवं लोकोपकारी होगा। इसी विषय प्रवर्तन के साथ आपके वक्तव्यों में अपने अनुवर्तन को प्रस्तुत करते हुए मैं इस वक्तव्य से विराम ले रहा हूं। जय श्री सीताराम। सुना नहीं? गोविंद गोविंद धन्यवाद गुरु जी। ये आज का जो वक्तव्य आपने बहुत कम शब्दों में ये बता दिया कि शोध आखिर क्या होता है, उसकी परिभाषा, और इसके बाद आपने इस पर बहुत अच्छे से उसको समझाया कि प्रारूप किस तरह का होना चाहिए, कैसा प्रारूप बनना चाहिए। हम आजकल गुरु जी, मैं इस चीज के लिए मैं जरूर कहूंगा कि हम तमाम शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सिनॉप्सिस कैसा होना चाहिए, रिसर्च के एथिक्स क्या होने चाहिए, बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन आज आपने इसको इतने सरल शब्दों में समझाया है कि मुझे नहीं लगता कि अब इसको और ज्यादा सरल करने की जरूरत है। आपने न केवल आज के समय को बल्कि आपने भारत के जो पुराने ग्रंथ, मूलतः गोस्वामी तुलसीदास जी का ग्रंथ श्री रामचरितमानस, और इसके अलावा आपने 1-2 पुराणों के भी उदाहरण देते हुए आपने
बहुत अच्छे से समझा दिया कि किस तरह से शोध को वहां पर दर्शाया गया है, और शोध के साथ साथ आंकड़ों का संकलन एवं आंकड़ों के विश्लेषण पर भी आपने जो प्रकाश डाला वो सच में प्रतिभागियों के लिए काफी ज्ञानवर्धक है। और आपका वक्तव्य, जितनी देर का भी वक्तव्य रहा, एक एक मिनट, जिसको हम कहते हैं कई बार अंग्रेजी में $1 मिलियन सेंटेंस, एक एक मिनट जो था वो बहुत कीमती था, बेशकीमती था। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी प्रतिभागी आज हमसे जुड़े हैं, ये पहला जो सत्र आज का गुरु जी के मुखारबिंद से सुनने को मिला, आप सबको बहुत बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और जो भी आप लोगों के मन में जो शक थे, जो भी आप लोग कई बार परिभाषाओं के बारे में सोचते थे कि परिभाषा क्या होनी चाहिए, और उन सब से काफी ज्यादा पर्दा उठ गया होगा। काफी कुछ क्लियर किया गुरु जी ने। उन्होंने बताया कि प्रारूप, जो हम सिनॉप्सिस हर समय बोलते रहते कि सिनॉप्सिस ऐसा होना चाहिए, सिनॉप्सिस वैसा होना चाहिए, तो ये सब चीजों को बहुत हम अंग्रेजी में पढ़ते आए हैं, जिसको शोध प्रविधि हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं, उस सब में हम पढ़ते आए हैं। और आज हमने उसको सही मायने में समझा, हिंदी में सरल शब्दों में जगत गुरु जी ने उसको समझाया है। और अब मैं डॉक्टर ज्योति शेखर मैम से पुनः निवेदन करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर ज्योति मैम, आप सुन पा रही हैं? ज्योति मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आ रही है? आ गई आवाज? जी आ गई मनीष सर? जी 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 आ गई आवाज? जी मैम, आ गई आवाज। आ गई आवाज मेरी? हेलो। हालांकि हमारे दिव्यांग विश्वविद्यालय के, जगत गुरु दिव्यांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति जी लेफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास इतने व्यस्तम समय में भी उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला इस व्याख्यान के लिए, हम सब के लिए, हम सब प्रतिभागियों के लिए, इस प्लेटफॉर्म में जो जुड़े हैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारे आजीवन कुलाधिपति जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्यों उन्होंने इतने व्यस्तम समय में भी अपना हमारे लिए, हम सब के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। इसलिए मैं गुरु जी का धन्यवाद देती हूँ उनके ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए, और आप सबका धन्यवाद देती हूँ जो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े विद्वज्जनों को, गुणीजनों को, जो भी इस प्लेटफॉर्म पे, इस जूम प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देती हूँ। आप जो जिनका नाम छूट गया हो, मैं नाम इसलिए किसी का नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए मैं सबको हृदय से, मन से, वाणी से धन्यवाद देती हूँ आप सबको, ताकि क्योंकि आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे इस वर्कशॉप में अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देती हूँ। और सेकेंड सेशन के कार्यक्रम के लिए आप सबको आमंत्रित करती हूँ। आप सब 2:30 बजे जुड़कर हमारे सेकेंड सेशन के व्याख्याता हैं श्री पांडियन सर का व्याख्यान हम श्रवण करेंगे। 3 से 5 बजे तक उनका व्याख्यान होगा। तो आप सबसे निवेदन है, आप सबसे अनुरोध है कि आप सब 2:30 बजे जुड़ जाएं, ताकि नेट का इशू अभी चल रहा है मौसम खराब होने के कारण, इसलिए हम सब अगर 2:30 बजे जुड़ जाएंगे तो 3 बजते बजते हो सकता है हम सब सक्रिय हो जाएंगे उनके श्री मुथु सर के, श्री पांडियन सर के व्याख्यान को श्रवण करने के लिए। ओके, धन्यवाद। आप सबको पुनः विद्वज्जनों को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम करते हुए हम सब अभी फिलहाल लंच ब्रेक के लिए फिलहाल ब्रेक लेते हैं, फिर 2:30 बजे
पांडियन सर के व्याख्यान को श्रवण करने के लिए हम सब जुड़ेंगे। जी प्रणाम आप सभी को। मन